न जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब ख्याल सताने लगे थे। मेरा पति अजीब हरकतें करने लगा था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझ पर बिना वजह की रोक टोक करता, इतना सारे कानून लगा रखा था, हर वक्त मुझ पर नज़र रखता था, ऐसे जैसे मैं भाग जाऊंगी। मुझे छत तो क्या खिड़की से बाहर देखने तक की इजाज़त नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी कैद में हूँ। कभी जान निछावर करता तो कभी बिल्कुल अजनबी बन जाता था। मुझसे अपनी चीज़ें छुपाता था, मुझे अपने फ़ोन को भी हाथ तक नहीं लगाने देता था। अपनी सारी चीज़ें लॉक करके रखता था। किसी का भी फ़ोन आता तो उठकर बाहर चला जाता था, या मुझे कहता कि तुम बाहर जाओ, मैं फ़ोन पर बात करूँगा और चुपके से मेरी बातें ना सुनना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई चुपके से मेरी बातें सुने, और मैं विवेक की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती थी। विवेक हर वक्त अपनी अलमारी को लॉक रखता था और किसी कीमती सामान की तरह अलमारी की चाबी अपनी जेब में रखता था, और सुबह उठकर अपनी अलमारी को देखता था कि कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं हुई। हालांकि चाबी तो उसके पास ही होती थी, फिर भी शक करता था कि मैं इसके पीठ पीछे उसकी चीज़ों को उठाती हूँ या देखती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता था कि विवेक किसी बीमारी का शिकार है। जब खुद का काम होता है तो एकदम मेहरबान हो जाता था। ऐसा लगता था विवेक से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर अलमारी की इतनी हिफाजत करना, बार बार चेक करना और शक में डाल जाता। आज विवेक घर पर नहीं था और जल्दी मैं अपनी अलमारी का लॉक करना भी भूल गया था। एक पत्नी होने के नाते मुझे बहुत फिक्र होती थी कि आखिर इस अलमारी में क्या है जिसे विवेक कभी लॉक करना नहीं भूलता। और आज मुझे मौका मिला था। मैं अलमारी की तरफ बढ़ी, डरते डरते अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज अलमारी के राज पता चलेगा, मेरी ये परेशानी भी आज दूर हो जाएगी। अभी मैं अलमारी खोलने ही वाली थी कि बेल बज गई, और बेल की आवाज़ सुनकर मैं उछलकर पीछे हटी। ऐसा लग रहा था कोई बेल पर हाथ रखकर भूल गया हो। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई तो विवेक खड़ा था। उसका चेहरा लाल था और सांस फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भागता हुआ आया हो या कोई उसके पीछे पड़ा हुआ हो। मैंने पूछा, विवेक सब ठीक तो है? आप अभी तो काम पर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे? और विवेक मुझे रास्ते से हटाता हुआ बोला, ज़रूरी चीज़ लेना भूल गया था, और सीधा अपने कमरे में गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद विवेक दोबारा ऑफिस के लिए निकला और मैं कमरे में आई तो मुझे बहुत मायूसी हुई। विवेक ने अलमारी लॉक कर दी थी और चाबी अपने साथ ले गया था। अब मेरा शक सही निकला, मतलब कुछ तो इस अलमारी में था जिसे विवेक मुझसे छुपा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। बचपन से ही मेरा दिमाग बहुत तेज़ था, मुझे पहले ही पता हो जाता था कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या था जो मुझसे छुपा रहा था? पति पत्नी में तो कोई राज नहीं होता। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि विवेक मुझसे चीज़ें छुपाता है, और अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे लग रहा था ज़रूर किसी लड़की का चक्कर है, इसलिए विवेक मुझसे खुश नहीं रहता है। अब मैं सोच रही थी कि विवेक की ज़िंदगी में कोई और लड़की थी तो उसने मुझसे शादी क्यों की? कोई मजबूरी होगी, विवेक के पापा राज़ी नहीं हुए होंगे, या लड़की के घर वाले राज़ी नहीं हुए होंगे। अब मेरे दिल में बस यही बात घूम रही थी कि विवेक बहुत जल्द मुझे छोड़ देगा और दूसरी शादी कर लेगा। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगता था। मैं विवेक के सारे काम करना चाहती थी ताकि वह मुझे ना छोड़ते, पर विवेक अपना काम खुद करता था। एक दिन मैंने विवेक से कहा, आप अपनी अलमारी की चाबी मुझे दें ताकि मैं आपकी अलमारी की सफाई और सेटिंग कर दूं। ऐसा कहकर मैं विवेक को गौर से देखने लगी। वह बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। अलमारी में मेरे ज़रूरी कागजात हैं, उनको मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देता। अगर एक भी चीज़ इधर उधर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं प्यार से बोली, विवेक मैं आपकी कोई चीज़ इधर उधर नहीं करूँगी। एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? विवेक ने गुस्से से मुझे जवाब दिया और मैं चुप हो गई। फिर विवेक के मुंह फेर लिया था। इसका मतलब यह होता है कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं गरीब घराने से थी, मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। गरीब होने की वजह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता था, क्योंकि मेरे पापा दहेज देने के काबिल नहीं थे। तभी विवेक और उसके पापा एक दिन अचानक हमारे घर आए और मेरा रिश्ता मांगा, और दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। फिर मेरे गरीब माँ बाप बहुत खुश हुए और बिना देर किए शादी के लिए राज़ी हो गए, और बिना देखभाल के मेरा रिश्ता विवेक से कर दिया।
1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी विवेक से हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मेरा नसीब जाग गया है और बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न लग रहा था कि कोई तीसरी आंख मुझे इस हालत में देख रही है, जैसे मोबाइल का कैमरा नहीं बल्कि कोई इंसान मुझे देख रहा हो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई, पर एक रात की दुल्हन थी, मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। न जाने क्या बात विवेक को बुरी लग जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं विवेक को बाद में समझाऊंगी कि ऐसे नहीं करते। फिर बाद में मैंने कहा, लेकिन विवेक ने मेरी एक न सुनी थी। फिर रोज़ का यही काम हो गया और मैं विवेक को हमेशा समझाती, लेकिन वह मेरी एक न सुनते। वह कमरे में आते ही कैमरा चालू कर लेते हैं। मैं शर्म से सर झुका लेती थी। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरती, पर मैं इस किस्म की लड़की नहीं थी। मैं शुरू से ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। कमरे के अंदर यह हाल था और कमरे के बाहर निकलते तो मेरा ससुर अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे तक मुझे देखता और मैं परेशान हो जाती। ससुर मुझे एक आंख नहीं भाता था। एक लड़की होने के नाते मैंने उसकी गंदी नज़रों में छुपी हुई ख्वाहिश पढ़ ली थी। मैं ससुर के सामने खुद को बड़े से चादर में छुपा लेती थी कि उसकी गंदी नज़रें मुझ पर ना पड़ें। एक तो मेरे ससुर को कोई काम नहीं था, सारा दिन घर में बैठा मोबाइल देखता रहता था या बस मुझे घूरता रहता था। उसे ज़रा भी शर्म नहीं थी कि मैं उसके बेटे की पत्नी थी और उसकी बहू। कभी दिल करता था कि मैं सब कुछ विवेक को बताऊं, लेकिन मैं जानती थी कि विवेक मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अभी मुझे इस घर में आए हुए 6 से 8 दिन ही तो हुए हैं। विवेक अपने बाप की जगह मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करेगा। घर में हम सिर्फ 3 थे, मैं, विवेक और मेरे ससुर। मैं इस बात का भी ससुर का धन्यवाद करती थी कि उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, बस नज़रों से ही मुझे घूरा करता था। पर कभी कभी हाथ वो काम नहीं करते जो आंखें कर जाती हैं। एक बार विवेक नहा रहा था, मैंने चुपके से उसका मोबाइल उठाकर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट लगा हुआ था और विवेक के निकलने से पहले मैंने उसका मोबाइल वैसे ही रख दिया और सारा दिन अपने दिमाग में यही बात सोचती रही कि उनकी अलमारी भी लॉक है, फ़ोन पर भी लॉक लगा हुआ है, मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देते। आखिर क्या मामला है? मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं था कि मैं ढंग से खुश हो पाई हूँ। जब भी मायके जाने का नाम लेती, मेरा पति मुझे रोक लेते और मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत उदास होती थी। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन बहुत याद आते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उन लोगों से इतना दिन दूर रही थी। और दूसरी, विवेक के मोबाइल में हमारी वीडियो मुझे बहुत परेशान करती थी। अगर कभी किसी ने वीडियो देख लिए तो जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इस बात से बहुत परेशान थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मेरी करवट बदलते बदलते गुजरी थी। विवेक गहरी नींद में सो रहा था। तभी मैंने आराम से विवेक का मोबाइल लिया और धड़कते दिल से विवेक का फिंगर मोबाइल पर रख दिया और मोबाइल का लॉक खुल गया। मोबाइल लेकर मैंने दूसरी तरफ करवट ली और कंबल में सर ढक लिया और आराम से मोबाइल की तलाशी लेने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल हड्डियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। अगर विवेक की आँख खुल गई और उसने मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो बहुत गुस्सा करेगा और मुझे घर से भी निकाल देगा, क्योंकि वह अपनी चीज़ों के मामले में बहुत टेढ़ा था। सारे मोबाइल की तलाशी लेने के बाद मुझे हैरत का झटका लगा। वहाँ पर तो मेरी और विवेक की कोई एक वीडियो भी नहीं थी, हालांकि रोज़ वीडियो बनाता था। मैंने मोबाइल बंद करके जैसे ही विवेक के सिरहाने रखा और सोच के समुद्र में डूब गई। विवेक ने कहा था कि वीडियो कर रहा है या वह आजमा रहा था। उसने कोई वीडियो नहीं बनाई है, शायद मुझे जांचने के लिए ऐसा कर रहा होगा। ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैंने महसूस किया था कि जब विवेक घर पर नहीं होता था और जब भी मैं किसी काम से ससुर के सामने से गुजरती, वह अपने मोबाइल में कुछ देखता और मुझे देखकर कहता, वाह क्या वीडियो है। देखकर मज़ा आ गया और मुझे लगता मैं शर्म से ज़मीन में धंस जाऊंगी। ऐसा लगता था जैसे ससुर मेरे ही वीडियो देख रहा हो और उसके बारे में बात कर रहा हो। फिर अपने ख्याल वहम समझकर झुठला देती। ससुर के अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। विवेक जब तक काम से वापस नहीं आता था, ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था जब विवेक अपने बाप के साथ छुपकर बातें करता था। दोनों मुझे देखकर चुप हो जाते थे या कोड वर्ड में बात करते थे। वह दोनों मुझे
सादा और मासूम समझते थे, जैसे मैं इनकी बातें नहीं समझ रही हूँ। पर मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, सब समझ रही थी और कुछ कुछ शब्द मेरे कानों में पड़ जाते थे तो मैं सारा दिन उनके बारे में सोचती रहती थी। विवेक ने मुझे बताया कि उसका पापा दिल का मरीज है, पर मुझे तो वह बिल्कुल ठीक लगता था। ऐसा लगता था जैसे विवेक का बाप नहीं, उसका बड़ा भाई हो। बिल्कुल जवान लगता था और मैं यही सोचती थी कि ससुर तो बिल्कुल जवान लगता है, उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। शायद विवेक की मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं की, शायद सच में वह हार्ट पेशेंट था। एक रात जब हम सो रहे थे कि मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसने विवेक को नींद से उठाया। मेरा ससुर अपने सीना मसल रहा था, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। बार बार विवेक को बोल रहे थे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और विवेक भी घबरा गया और गाड़ी की चाबी उठाकर बाप को सहारा देकर बाहर निकल गया और मुझे कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। मैंने एक बात नोट की थी, विवेक और मेरे ससुर घर पर कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। दोनों में से एक घर पर ज़रूर रहता था। अगर कभी मजबूरी में दोनों घर से बाहर जाते तो दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाते थे और मुझे कहते कि तुम घर पर अकेली रहोगी, इसलिए बाहर से ताला लगाया है। पर यह बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे बहस करना अच्छा नहीं लगता था। और फिलहाल तो हमारी शादी के नए नए दिन थे और मुझे बहुत जगह चुप रहना पड़ जाता था। आज मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, ऐसा लग रहा था कि मर जाएगा। उसका रंग एकदम सफ़ेद हो गया था। पहले तो कभी इसकी इतनी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। सच कहूँ तो मुझे मेरे ससुर की तबीयत की खराबी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मुझे उस पर कोई तरस आया था। शायद तरस खाने के काबिल नहीं था। मेरी सोच वहीं अटकी हुई थी कि अचानक याद आया, विवेक इमरजेंसी में चाबी लेकर नहीं गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और भागती हुई चाबी तलाश की। मेरे 10 मिनट चाबी तलाश करने में गुजर गए। मैं थक कर बैठ गई। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने बेड का गद्दा ऊपर किया और मैं खुश होकर बैठ गई क्योंकि गद्दे के नीचे मुझे चाबी मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अलमारी खोली तो मेरी जान निकल गई। मेरा पति तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आगे था। वहाँ कुछ खास चीज़ें कुछ नहीं दिखी और मैं मायूस हो गई। वहाँ पर एक लैपटॉप और कुछ कागज़ पड़ा था, पर जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी जल्दी कुछ वीडियोज़ और फ़ोटो देखी और शर्म के मारे आंखें बंद कर लीं। वहाँ पर बहुत सी लड़कियों के वीडियोज़ थे और मेरी भी थी जो विवेक रोज़ बनाता था। उन सब में विवेक ने अपना चेहरा अप्लाई नहीं किया हुआ था, पर मैं विवेक को अच्छे से पहचानती थी और उनमें लड़कियों के बेचने के एड्रेस भी थे। उन सब चीज़ों से मालूम हो रहा था कि विवेक और उसके बाप की दोस्ती एक बहुत बड़े गैंग से है जो गरीब लड़कियों को शादी के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पर विवेक के बहुत सारे शादी के कार्ड भी पड़े थे। मैं यह सब देखकर अंदर से डर गई। मैं एक बहुत बड़े जाल में फंस गई थी। यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी आंखें के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अपनी मौत बहुत करीब नज़र आ रही थी। अगर विवेक को ये बात पता चल गई कि मैं उसके बारे में जान गई हूँ तो मुझे फ़ौरन मार देगा। वह मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर मेरा दम घुटने लगा। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, पर मुझे हिम्मत करनी थी। शुरू में तो ख्याल आया कि ये सब डिलीट कर दूँ और सब बर्बाद करके भाग जाऊँ, पर कहाँ जाती। अब तो मुझे शक हो रहा था कि विवेक ने घर में कैमरे छुपा कर लगा रखे होंगे जिससे वह मेरी सारी बातें पता कर लगा सके। यह सोचकर तो मेरी हालत और बिगड़ गई। फिर मैंने सोचा कि अब जो होना था सो हो गया। अगर विवेक कैमरे लगाए हुए हैं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर ख्याल आया कि यह सब मेरा वहम हो। फिर मेरा दिमाग तेज़ी से काम करना शुरू किया और मैंने सब वैसे ही रख दिया जैसे पड़ा था और अलमारी का लॉक करके चाबी वापस उसी जगह रख दी। अगर मैं भाग जाती तो विवेक का राज कभी ना खुलता और मेरे घर वालों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। मैं भगवान से प्रार्थना करके रोने लगी और इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई। मैं भगवान से मदद मांगे जा रही थी। अब न जाने कब तक विवेक मेरा इस्तेमाल करने वाला था, न जाने मेरे साथ क्या करता। बहुत वक्त गुजर गया था, अभी तक विवेक नहीं आया था। इसका मतलब था इसके बाप की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वरना विवेक ज़रूर वापस आ जाता, अलमारी की चाबी ले जाता,
तभी मैं उठी और सारे घर की तलाशी लेने लगी, पर मुझे कोई ख़ास चीज़ ना मिली। तो मैं अपने ससुर के कमरे में गई। जब से शादी होकर आई थी, एक बार भी ससुर के कमरे में नहीं गई थी। विवेक ने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि पापा के कमरे में नहीं जाना, उनको पसंद नहीं। अब मैं ससुर के कमरे में गई तो उनका कमरा बहुत बड़ा था। अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो भी राज है वह इस कमरे में छुपा है। तभी मुझे इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं तलाशी लेने लगी पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया, पर एक छोटा सा कालीन बिछा हुआ था। उस पर मेरा पैर पड़ा तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने वह कालीन हटाकर देखा तो वहाँ कमरे के फर्श पर एक लोहे का ढक्कन था, जैसे कोई जगह बंद करने के लिए दिया गया हो। मैंने डरते डरते वह ढक्कन उठाया तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ पर नीचे की तरफ एक सीढ़ी जा रही थी। आज मैंने सारे रात जानने का सोच लिया था। अब चाहे मैं मरती या बचती, क्योंकि विवेक मुझे वैसे ही जिल्लत की ज़िंदगी देता, इससे अच्छा था मैं मर जाती। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे टॉर्च पड़ा हुआ मिला। ज़रूर यह नीचे जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मैंने टॉर्च लिया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं वहाँ जाकर देखी तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ तो अंधेरे में एक कैद खाना बना हुआ था। वहाँ 5 लड़कियाँ कैद थीं और खाना न मिलने की वजह से सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गई थी। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? सब लड़कियों ने बताया कि इन बाप बेटे ने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाकर शादी का गेम खेलकर उनके साथ गलत वीडियो बनाई, फिर गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल करते रहे, और जब वह लड़की इस काम कर राज़ी ना हुई तो उन लोगों ने इस अंधेरे में हमें कैद कर दिया, और अब बहुत जल्दी ही हमें बेचने का इरादा रखते हैं, और इससे पहले भी बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। यह लड़कियों के साथ बहुत गलत करते हैं। उन लड़कियों ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इनकी यहाँ से निकलने में मदद करूं, वरना जल्द ही मुझे भी इस अंधेरे में कैद होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चाबी की तलाशी शुरू की। मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे अभी विवेक आ जाएगा। चाबी ढूंढते हुए मेरे हाथ काँप रहा था। आखिरकार मुझे चाबी मिल गई। चाबी मिलते ही मैंने ताला खोला और उन सबको आज़ाद कर दिया, और मैं फ़ौरन ही उनके साथ ऊपर आ गई और अलमारी को खोलकर वहाँ पर रखी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी एक बैग में रख ली, क्योंकि मुझे इनके खिलाफ़ सारे सबूत जमा करने थे। अगर विवेक घर वापस आ जाता और हमें ना पाता तो फ़ौरन सारे सबूतों के साथ गायब हो जाता और कभी पकड़े ना जाता। पर मैं चाह रही थी कि वह पकड़े जाए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो दूर दूर तक रास्ता सुनसान पड़ा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी और बहुत रात हो गई थी, और हम सब मिलकर घर से बाहर निकल आए। बहुत देर छुपते छुपाते डरते हुए हम 6 लड़कियां रात के अंधेरे में किसी सवारी का इंतजार किए जा रही थीं, और हम सब मिलकर भगवान से भी मदद मांग रही थीं। और आखिर में हमें एक टैक्सी नज़र आई तो हमारी जान में जान आ गई, क्योंकि लड़कियां बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और सही से चल भी नहीं पा रही थी। वहाँ से टैक्सी करके सीधा हम पुलिस स्टेशन आए। इस दौरान हम सबको पता लग गया था कि अभी दोनों बाप बेटा घर आ जाएंगे और हमें उम्र भर अंधेरे में कैद रखेंगे या हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसी डर से हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को हम सब लड़कियों ने सब कुछ बताया कि इन बाप बेटे ने हमें कैद किया और हमें आगे बेचने का इरादा रखते हैं। पुलिस को विवेक के घर का एड्रेस दे दिया और पुलिस ने फ़ौरन छापा मारा, और बहुत से चीज़ें पुलिस के हाथ लग गई थी जो मेरे हाथ नहीं लग पाई थी। विवेक के खिलाफ सारे गवाह मिल गए थे। अब कोई उसे फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता था। मेरे ससुर मर गया था। उसे इस बूढ़े की खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती कि वह पुलिस के हाथ से मार से बच गया था और मर गया था। विवेक अपने बाप को एम्बुलेंस में घर ला रहा था। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था और वह मर गया था। विवेक अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, तभी उसे कुछ होश न रहा, और एक रात में बाप के साथ साथ इसके जुल्म की कहानी भी ख़त्म हो गई थी। लग रहा था कि भगवान के यहाँ आज दोनों बाप बेटे की पकड़ हुई थी। एक तो भगवान के पास हिसाब किताब दे रहा था, तो दूसरा को जेल की काल कोठरी में भ्रम भर उम्र भर सड़ना था। जिस तरह उसने इन मासूम लड़कियों को अंधेरे में कैद किया था, पुलिस ने विवेक को पकड़ा, हिरासत में ले लिया और उसे बहुत मारा पीटा।
एक बहुत बड़े गिरोह था जिसकी तलाश बहुत सालों से पुलिस को हो रही थी और हमने पुलिस के दबाव में आकर विवेक के सारे साथियों के नाम और उनके पते बता दिए और उनको भी पकड़वा दिया। इस तरह सारा गेम पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने हमारे सारे वीडियोस हर जगह से डिलीट करवाई और सब लड़कियां अपने अपने घर चली गईं और इतने बड़े गेम को पकड़वाने की वजह से मुझे इनाम भी मिला और मेरा नाम बहुत रोशन हो गया और मेरा नाम अखबारों में छपाया था। शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए ही चुना था, पर मैं बहुत डरी हुई थी। पर बहुत साल से बाद मेरी शादी हुई थी और मेरे इस शादी से बहुत लोगों का भरोसा उठ गया था। अक्सर मुझे सपने में मेरे पति और ससुर नज़र आते थे। कभी मैं सपने में देखती कि मैं अंधेरे खाने में कैद हूँ। यह एक बहुत मुश्किल वक्त था जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत साथ दिया था और मम्मी ने सबसे यही कहा कि मेरा पति मर गया है, इसलिए मैं गहरे सदमे में हूँ। विवेक से मैं डिवोर्स ले ली थी। मम्मी ने कहा अगर लोगों को डिवोर्स के बारे में बताओगी तो तुम्हारा दोबारा घर नहीं बसा पाओगी। इसलिए मैंने सबसे बताया कि मैं विधवा हो गई हूँ। इसको भगवान का लिखा हुआ समझकर सब चुप हो जाते हैं। हमारे गांव में डिवोर्स देना अच्छा नहीं समझा जाता है। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मम्मी को अब भी लगता है कि मैं दोबारा शादी करूँगी और दोबारा घर बसाऊँगी। मेरा तो शादी से भरोसा उठ गया था। सच कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ जख्म ठीक हो जाते हैं, पर कुछ जख्म के निशान मरते वक्त तक हमारे साथ रहते हैं और उन निशान को देखकर वह दर्द याद आ जाता है। और फिर 2 साल के बाद मम्मी पापा के कहने से मैंने दोबारा शादी कर ली। रोहित हमारे गांव में ही रहता था। बचपन से उसे देखते आए थे। रोहित पहले शादी की थी मगर रोहित को अपनी पत्नी से नहीं बनी और 2 साल के अंदर ही उन दोनों का डिवोर्स हो गया था और अब मैं रोहित की पत्नी हूँ। रोहित एक बहुत अच्छा इंसान और मोहब्बत करने वाला पति है। आज हमारे 2 बच्चे हैं। मैंने रोहित को विवेक के बारे में असल हकीकत नहीं बताई। मैंने सुना था कि जो खुद अपना बात छुपा नहीं सकते, भगवान भी उनका पर्दा नहीं रखते। और मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया था। मैंने विवेक से शादी की थी, पर विवेक ऐसा निकलेगा मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और अब मेरे जीवन पर कोई बोझ नहीं है। अब मैं रोहित के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। रोहित मेरी बहुत इज्जत करता है। पति से एक लड़की इज्जत और मोहब्बत ही तो मांगती है। मेरी सारी तकलीफ़ दूर हो गई थी। अपनी ज़िंदगी के पिछले बात को मैंने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था, पर आज आप सबको इसलिए यह बता रही हूँ कि बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बच जाए। विवेक तो कैद में है, पर उसके जैसे इंसान भेड़िए की तरह भी गलियों में फिरते हैं कि किसी मासूम लड़की को नोच कर खा जाएंगे। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मैं कांप जाती हूँ। कैसे मैं विवेक के हाथ से बच निकली और भगवान ने मुझे दिमाग दिया। बहुत सारी मासूम लड़कियों को भी मैंने बचाया, वरना ऐसे इंसान मासूम लड़कियों के बारे में नहीं सोचते और न ही इन्हें दुनिया के डर होता है और न ही भगवान का। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।